नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बिडन अकेडमी बूचावास की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और बच्चों अपने लास्ट क्लास 10th साइंस की चल रही थी, जिसमें अपने चैप्टर 2 चल रहा था और अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली जो क्लास हुई थी उस क्लास के अंदर हमने जो क्षार हैं उन क्षार के रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे, यानी उनकी अपने बात करें तो अभिक्रिया पढ़ी थी कि भी क्षार जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस जो भी उत्पाद बन रहा था वो उसमें पढ़ा था अपने। नेक्स्ट उसमें पढ़ा था हमने क्षार के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इस क्लास के अंदर हमें देखना है बच्चों एक अपने उदासीनीकरण अभिक्रिया और आती है। वैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया हमें पिछले एक फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा अपने बात कर चुके थे, इस चैप्टर की भी कुछ जो क्लास हुई तो उनमें बात कर चुके थे, लेकिन फिर से बच्चों अपने एक उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी एनसीईआरटी के अंदर वैसे अलग से कुछ डिफाइन नहीं कर रखा, लेकिन जो अपने पैराग्राफ्स दिए उन पैराग्राफ्स के अंदर इस रासायनिक उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है। तो थोड़ा सा अपने फिर से देख के चलते हैं, इसमें जो एक दो समीकरण दे रखी है उन समीकरण के हिसाब से भी अपने बात कर लेते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसे तो आप अच्छी तरह से जान चुके हो कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करवाई जाती है, या फिर अपने बात करें जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो दोनों एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर देते हैं और एक नए उदासीन उत्पाद या उदासीन लवण का निर्माण होता है, जिसे अपने कहते हैं बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी इस अभिक्रिया पे अपने कह सकते हैं जब अम्ल व क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभावों को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं और लवण व जल का निर्माण होता है, लवण व जल का निर्माण होता है। इसे क्या कहेंगे बच्चों अपने, इसे उदासीनीकरण, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाई है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं और अपने जो उत्पाद बन रहा है वो कैसा है, लवण बन रहा है, यानी उदासीन बन रहा है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। जैसे अपने अम्ल की बात करें, अपने पास एक प्रबल अम्ल आता है HCl आ गया, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएं, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएं, तब इससे क्या बनेगा बच्चों, NaCl बन जाएगा। NaCl यानी लवण बन गया प्लस H2 यानी जल बन गया। ये क्या है बच्चों, लवण है और ये अपने पास क्या बन गया, जल बन गया। यह अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर अपने बात करें तो H क्या है, प्लस का, ये अम्ल है क्योंकि जलीय विलीन में क्या करेगा बच्चों, H प्लस आयन का त्याग करेगा और Cl माइनस आयन का त्याग करेगा। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो X यहाँ पर मान लो कोई एक ऐसा अम्ल है जो क्या कर रहा है बच्चों, जिसके पास हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन मुक्त कर सकता है। इसी प्रकार ये अम्ल हो गया, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं MOH। यहाँ पर M क्या है बच्चों, क्षार है, ये अम्ल है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें, और ये क्या है, क्षार है।
जब अभिक्रिया करवाई जाती है तब इससे बनेगा बच्चों MX यानी ये क्या हो गया, लवण हो गया, प्लस ये लवण हो गया, प्लस में क्या बनेगा बच्चों HOH, ये जल हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, जल हो गया। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने इस प्रकार दे रखी है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये X क्या है, ये X अपने मान सकते हैं अम्ल है, और यहाँ पर H क्या है बच्चों, क्षार है। MOH यहाँ पर क्षार है क्योंकि ये OH माइनस आयन त्याग कर देगा और ये H प्लस आयन का त्याग करेगा। ये X माइनस का होगा, M प्लस का, तो ये M और X मिलकर MX यानी लवण बना लेंगे। और बचा क्या, यहाँ पर देखो H प्लस बचा है, प्लस ये OH माइनस बचा है, जलीय विलयन में है। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा बच्चों, HOH लिख दो, या फिर बच्चों इसको H2O लिख दो। एक ही बात है, जल है दोनों, यानी ये क्या बन गया, जल बन गया। इस प्रकार से ये हो गए बच्चों अपने उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी वे अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं, और साथ में जल का अणु बनता है। क्या कहलाता है बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया पता चल गया आपको। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद बच्चों अपने आते हैं अम्ल और क्षार में समानताएं। नेक्स्ट जो अपने टॉपिक आता है वो आता है बच्चों अम्ल व क्षारों में समानताएं। अम्ल व क्षारों में समानताएं भी। अभी तक हमने अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं देख ली, क्षारों की रासायनिक अभिक्रियाएं देख ली। अब अपने देखते हैं अम्ल और क्षारों में समानताएं क्या है भी, कोई समानता है या नहीं, किस प्रकार अपने पता लगा सकते हैं। तो अब अपने 1 नंबर पॉइंट आता है, पहली समानता की बात करें तो अपने पहली समानता बता सकते हैं कि अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार क्या करेंगे बच्चों, अम्ल व क्षार जलीय विलयन में आयनों का निष्कासन करते हैं। यानी अम्ल व क्षार जलीय विलयन में आयनों का निष्कासन करते हैं या आयनों को मुक्त करते हैं। आयनों का निष्कासन करते हैं या आयनों को मुक्त करते हैं, अपने कह सकते हैं आयनों का निष्कासन करते हैं। अम्ल कौन से आयन त्याग करेंगे बच्चों, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन का त्याग करेंगे, और क्षार जलीय विलयन में बच्चों OH- आयन का त्याग करेंगे, OH- आयनों का त्याग। आयनों का त्याग करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये अम्ल H+ आयन का त्याग कर रहे हो, क्षार OH- आयन का त्याग कर रहे हैं, ये केवल जिन आयनों का त्याग कर रहे हैं ये जलीय विलयन में ही त्याग करेंगे। अगर हम बात करें शुष्क HCl गैस है, अगर शुष्क HCl गैस है और उसके पास हम जो लिटमस पत्र लेके जाते हैं तो उस लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और शुष्क HCl गैस के बारे में हम ये भी नहीं बता सकते कि ये अम्लीय है या क्षारीय है, क्योंकि वहाँ पर जब तक जलीय विलयन नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयन नहीं निकलेंगे, और जब तक हाइड्रोजन आयन नहीं निकलेंगे तब तक अपने नहीं बता सकते कि बच्चों ये अम्ल है या क्षार। अब देखो क्या कर रहे हैं, अम्ल H+ और क्षार OH- आयनों का त्याग कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें HCl है, कहाँ पे जलीय विलयन की बात कर रहे हैं अपने, जलीय विलयन की बात करें तो H+ आयन का त्याग और Cl माइनस आयन का त्याग। इसी प्रकार H2SO4 की बात कर लेते हैं अपने, तो हाइड्रोजन आयन H+ आयन प्लस सल्फेट आयन, आयनों का त्याग कर रहे हैं। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल की बात कर लेते हैं HNO3, तो यहाँ पर बच्चों H+ से NO3-। अगर हम क्षार की, ये तो अपने पास क्या हो गए बच्चों, तीनों अम्ल हो गए।
जैसे अपने क्षार की बात करें, जैसे क्षार ये अपने पास अम्ल हो गए, जैसे अपने पास NaOH है, NaOH है तो बच्चों Na प्लस बनेगा प्लस OH माइनस बनेगा। यहाँ पर OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन त्याग कर रहे हैं, क्षार है। KOH की बात करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो K प्लस प्लस से OH माइनस बन गया, K प्लस प्लस OH माइनस, यानी यहाँ पर देखो हाइड्रोक्सिल आयन बन रहे, यानी ये क्या है बच्चों, अपने यहाँ पर कह सकते हैं ये क्षार है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनमें भी क्या होगा कि जैसे अपने बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो यहाँ पर क्या होगा OH माइनस बनेंगे, यहाँ पर 2 OH माइनस बन जाएंगे, यहाँ पर कैल्शियम की 2 आयन बन जाएंगे। लेकिन अपने एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जांपल्स दे रखे हैं 1 या 2 वही अपने को देखने की, अपने नहीं देखना है, छोड़ देना इसको। अब देखो यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, हाइड्रोक्सिल आयन, और अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। यानी समानता क्या हो गई कि ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं। यानी अपने स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि अम्ल व क्षार जलीय विलयन के अंदर क्या करते हैं, आयन मुक्त करते हैं। दूसरा इसमें समानता आती है कि अम्ल व क्षार जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। अतः इनका उपयोग विद्युत अपघट्यों के रूप में किया जाता है। अतः इनका उपयोग विद्युत अपघट्यों के रूप में किया जाता है, विद्युत अपघट्यों के रूप में किया जाता है। अब इसके लिए बच्चों एक विद्युत प्रयोग आता है। एनसीईआरटी के अंदर एक क्रियाकलाप दे रखा है, जिसके अंदर दे रखा है कि एक पात्र लेते हैं, हमें क्या करना है बच्चों, एक पात्र लेना है। अपने यहाँ पर बात करते हैं, इस प्रकार हमने एक पात्र ले लिया, ये कोई हमने एक पात्र लिया है और इस पात्र के अंदर क्या डाल रखा है बच्चों, हमने जल डाल रखा है। जल डाल रखा है और इस जल के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, एक अपने जैसे कोई भी इस प्रकार से एक ठोस लकड़ी का या कोई भी गुटका ले लेते हैं, इस गुटके को यहाँ पर रख देते हैं अपने, और इस गुटके के अंदर 2 किले लगा देते हैं। ये जो अपने गुटका लिया था इसके अंदर 2 किले लगा देते हैं इस प्रकार से। ये हमने क्या लिया था, पात्र लिया था, और इस पात्र के अंदर क्या भरा हुआ है बच्चों, जल भरा हुआ है। यानी अपने पास ये पात्र है और इस पात्र के अंदर क्या है, जल भरा हुआ है, जल भरा। और इसमें ये अपने कोई गुटका, इसके साथ 2 किले लगा रखी है और इन किलों को बच्चों अपने एक परिपथ के द्वारा या तार के द्वारा यहाँ पर जोड़ देते हैं। किलों को यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब ये दोनों जो तार है इनको एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं। इनको 6 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ते हैं और यहाँ पर अपने बल्ब लगा देते हैं, यहाँ पर एक अपने कुंजी लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं।
इस प्रकार अपने पास एक परिपथ पूर्ण हो गया। इस प्रकार से अपने पास क्या हो गया बच्चों, एक परिपथ हो गया। यहाँ पर अपने पास जो लेयर की इसकी अपने बात कर लेते हैं, ये क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी हमने ले रखी है। ये अपने पास बल्ब है, ये अपने पास क्या है बच्चों, स्विच है, और ये अपने पास तार हो गए। और ये दो हमने क्या लिए बच्चों, कीले लिए हैं। दो हमने क्या लिखे, कीले। अब पहले अपने क्या करते हैं, सबसे पहले जिस प्रकार हमने ये जो परिपथ बनाया है, इस परिपथ में हमने पात्र में क्या डाल रखा है, पानी डाल रखा है। पानी के अंदर जब अपने विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब बच्चों अपने ये स्विच ऑन करने पर ये बल्ब है जलेगा नहीं, ये बल्ब है नहीं जलेगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इसके अंदर पहले मान लो HCl, ये HCl डाल दिया। HCl क्या है, अम्ल है। जैसे ही इसके अंदर HCl डाल दिया, HCl डालने के बाद अगर हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये बल्ब पे जलने लगता है। लेकिन पहले हमने क्या किया, डायरेक्ट सीधा पानी भरा हुआ था इस पात्र के अंदर, उस पानी के अंदर ये अपने को गुटका लगाकर उसमें किले डाल रखी थी और एक परिपथ बना रखा था। जब अपने स्विच ऑन करते हैं तब बच्चों ये बल्ब पे नहीं जलता है, ये अपनी ये बल्ब पे नहीं जलेगा। लेकिन बच्चों जैसे ही अपने क्या करते हैं, जैसे ही इसके अंदर अगर हम HCl या फिर H2SO4 यानी अम्ल या क्षार मिलाते हैं, तब क्या होगा बच्चों, वो विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करेंगे, यानी आयन मुक्त करेंगे। और जैसे ही आयन मुक्त होते हैं तब क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा और ये बल्ब पे जलने लगता है। इस प्रयोग के द्वारा अपने कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार, इनका जो जलीय विलयन है उसका वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अर्थात अम्ल और क्षार को अपने विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये अपने पास दो समानताएं आ गई। पहली समानता कौन सी बच्चों, अम्ल और क्षारों में पहली समानता आ गई कि जलीय विलयन में आयनों का निष्कासन करते हैं। यानी हमने ये उदाहरण यहाँ पे देखे, HCl है तो H+ और Cl- आयनों का निष्कासन करेगा। दूसरा, अम्ल व क्षार जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, इसके लिए हमने एक प्रयोग देख लिया। अब देखो इसके बाद आता है हमारे पास एक अभिक्रिया आती है तन्नुकरण की। वैसे एक इम्पोर्टेंट है अपने पास ये तन्नुकरण। तन्नुकरण, अब तन्नुकरण क्या होता है, कोई भी हमारे पास अम्ल और क्षार है, यदि उसके अंदर हम जल मिलाते जाएं तो उसके अंदर जो आयन है, यानी अम्ल है तो H+ आयन होंगे और क्षार है तो OH- आयन होंगे। तो अम्ल और क्षार की जो आयनों की सांद्रता है वो प्रति इकाई आयतन में कम होती जाती है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपने तन्नुकरण। यानी जब अम्ल व क्षार के विलयन में जल को मिलाते हैं, यानी कोई भी हमारे पास अम्ल या क्षार है, उसका विलयन है, उसके अंदर क्या मिला रहे हैं, अपने जल मिला रहे हैं और जल को मिलाते हैं तो अम्ल व क्षारों के आयनों, पहले हमने क्या लिखा है बच्चों, अम्ल लिखा है, तो अम्ल के लिए आयन होंगे H3O+ और क्षार के लिए OH-, यानी अम्ल व क्षारों के आयनों में या आयनों की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में कम होती जाती है। इस प्रक्रिया को तन्नुकरण कहते हैं।
इस प्रक्रिया को अपने क्या कहते हैं बच्चों, तनुकरण कहते हैं। और इस तनुकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप जो अम्ल और क्षार हमें प्राप्त होते हैं वे तनु अम्ल या तनु क्षारे कहलाते हैं। ये अपने पास तनुकरण की प्रक्रिया आ गई। तनुकरण का मतलब क्या हो, मतलब एक प्रकार से अपने सामान्य भाषा में या नॉर्मल डेली लाइफ के हिसाब से देखें तो पतला करना उसको। जैसे हमारे पास कोई गाढ़ी वस्तु है, अगर उसके अंदर हम क्या मिलाते जाएं और जल मिलाते वो पतली हो जाती है, तो पतला होना ही क्या है, तनुकरण। लेकिन साइंस के हिसाब से अगर हम देखें तो अम्ल व क्षार की प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता कम होना क्या कहलाता है, तनुकरण कहलाता है। ये तनुकरण की प्रक्रिया होगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे बातें करते हैं। अब आता है अपने पास बच्चों अम्ल व क्षार की प्रबलता। अभी तक हम अम्ल और जो क्षार के भौतिक रासायनिक गुणधर्म सारे पढ़ चुके हैं। एक लवण शब्द आता है, अपने लवण की अपने आगे बात करेंगे जब अपने पास कुछ लवण भी है जिनका दैनिक जीवन में हमारे क्या उपयोग है तो उसकी भी बात करें। लेकिन उससे पहले बच्चों अपने अम्ल व क्षार की प्रबलता की बात कर लेते हैं। यानी अपने नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल व क्षार की प्रबलता। अम्ल व क्षार की प्रबलता का मतलब है कि उसके अंदर, प्रबलता का मतलब ये कि उसके जब जलीय के अंदर डालते हैं या उसके जलीय विलयन में कितने H+ आयन मुक्त हो रहे हैं या कितने OH- आयन मुक्त हो रहे हैं, तो उन आयनों की संख्या को अपने क्या कहते हैं, अम्ल व क्षार की प्रबलता कहते हैं। अम्ल व क्षार की जो प्रबलता है वो बच्चों pH स्केल से मापी जाती है। यानी अपने बात करें अम्ल व क्षार की प्रबलता से तात्पर्य H+ व OH- आयनों की संख्या या सांद्रता से होता है। यानी H+ या जो OH- आयन है उनकी अपने संख्या या सांद्रता से अम्ल व क्षार की प्रबलता से तात्पर्य समझते हैं। या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी विलयन के अंदर H+ आयनों की संख्या ज़्यादा है तो वो ज़्यादा प्रबल है, यदि OH- आयनों की संख्या ज़्यादा है तो वह क्षार ज़्यादा प्रबल है। अब देखो अम्ल व क्षार की जो प्रबलता का मापन है, यानी अम्ल व क्षार की प्रबलता का मापन pH के आधार पर किया जाता है। pH के आधार पर किया जाता है। pH के आधार पर किया जाता है। और जो pH का मापन है वो बच्चों pH स्केल से किया जाता है। तो पहले अपने बात करते हैं pH की कि pH क्या होती है। सबसे पहले अपने पास शब्द आता है बच्चों pH। ये pH क्या है, इस pH के दैनिक जीवन में महत्व भी अपने होते हैं, उसकी भी अपने बात करेंगे। तो pH की अगर बात करें तो pH क्या होती है बच्चों, pH किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं। यानी अपने कह सकते हैं pH के बारे में किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को
पीएच कहते हैं। ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं बच्चों? पीएच कहते हैं। जैसे अपने पीएच की बात करें तो पीएच लघुगणक है और कैसा? ऋणात्मक, और ब्रैकेट में अपने H+ लिखते हैं, ब्रैकेट में H+, यानी ऋणात्मक लघुगणक को अपने क्या कहते हैं बच्चों? यानी हाइड्रोजन आयनों की जो ऋणात्मक लघुगणक उसको क्या कहा जाता है? पीएच कहता है। हालांकि अपने बात करें किसी भी जलीय विलयन के अंदर जब H+ आयन मुक्त होते हैं तब ये बच्चों H+ आयन अकेले नहीं रहते, जो जल है जल के अणु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेते हैं। यानी अपने बात करें जलीय विलयन में मुक्त H+ आयन H2 अणु से या जल के अणु से या फिर अपने बोल सकते हैं H2O से क्रिया कर H3 यानी हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेते हैं। हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको H3O+ को, यानी H3O+ का निर्माण कर लेते हैं, का निर्माण कर लेते हैं। अतः अपने जो पीएच होगी वो अपने पीएच को इस प्रकार भी अपने प्रदर्शित कर सकते हैं, -log10 H3O+। ये भी अपने पीएच को प्रदर्शित करता है, ये भी अपने पीएच को प्रदर्शित करता है। अब अपने एनसीईआरटी के अंदर बच्चों केवल छोटी सी परिभाषा दे रखी है, बाकी आपको डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये log कहाँ से आता है, किस प्रकार आता है, ये अपने पास H+ किस प्रकार आता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको 12th में पढ़ने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो जो पीएच है, इस पीएच का अर्थ क्या होता है? पीएच ये जो इसमें पीएच में जो पी शब्द है, इस पीएच के अंदर पीएच में पी एक जर्मन भाषा के पुशांच शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है बच्चों शक्ति। यानी पीएच में पी का अर्थ शक्ति से होता है, शक्ति से होता है। यह जर्मन भाषा की पुशांच शब्द से बना है। पुशांच या पोटेंज बोलते हैं जिसको, पोटेंज या पुशांच शब्द से बना होता है, पुशांच शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ शक्ति से होता है, जिसका अर्थ शक्ति से होता है। और H का अर्थ यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन से होता है, हाइड्रोजन आयन से होता है। अतः अपने कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयनों की शक्ति या सांद्रता ही क्या कहलाती है? पीएच कहलाती है। अतः अपने यहाँ पर इसकी सामान्य डेफिनेशन दे सकते हैं। अतः हाइड्रोजन आयनों की संख्या या सांद्रता ही पीएच कहलाती है, सांद्रता ही पीएच कहलाती है। ये हो गया बच्चों अपने पीएच के बारे में। ठीक है बच्चों, अपनी इस क्लास में इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में इससे आगे वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।